मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं रणनीति विद निक्षय मौर्य। मोदी का विकास केंद्रित मॉडल केवल वादों के बारे में नहीं है, बल्कि उन वादों को अंतिम मील तक पूरा करने के बारे में है। विपक्ष के वादे बस खोखले रह गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव नतीजे काफी हद तक बीजेपी और उसके शुभंकर पीएम मोदी की मजबूत अपील को दर्शाते हैं। 2023 में 5 में से 3 विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आती है और निश्चित रूप से इसका राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा ने 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सत्ता बरकरार रखा। दूसरी ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथों कांग्रेस की हार ग्रैंड गोल्ड पार्टी पर एक स्पष्ट टिप्पणी है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार का सत्ता में आना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से छीनना, तेलंगाना में 8 सीटें जीतना और 2018 में 6.92% से दोगुना होकर 2023 में 13.9% हो जाना बहुत कुछ कहता है। मोदी का रथ और उसकी अजेयता। इस सब के बीच किसी को भी 2023 की शुरुआत में गुजरात में भाजपा द्वारा जीती गई उत्कृष्ट 156 सीटों को नहीं भूलना चाहिए, जिसका श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के अद्वितीय करिश्मे को जाता है। कम से कम 90 सीटें जीतने के दावे के बावजूद आप गुजरात में केवल 5 सीटें ही जीत पाए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वह शर्मनाक 17 सीटों पर सिमट गई। सच है, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव जीते। फिर भी 2022 में उत्तर प्रदेश में पार्टी की अपमानजनक हार, जहां उसे केवल 2 सीटें मिली। उसके बाद 2023 में हिंदी पट्टी मध्य प्रदेश में करारी हार इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कर्नाटक चुनाव से पहले जो गति दिखाई गई थी पूरी तरह से खत्म हो गया है। कांग्रेस एक बार फिर वेंटिलेटर पर है और हाँफ रही है। कांग्रेस ने कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अपना वोट शेयर बरकरार रखा। उसे 2023 में 42.23% वोट शेयर मिला, जो 2018 में 43.04% था, जो 0.81% कम था। हालांकि इसमें जीती गई सीटों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, जो 2018 में 68 से घटकर 2023 में केवल 35 रह गई। इसकी तुलना भाजपा से करें, जिसे 54 सीटों के साथ 46.27% का ठोस वोट शेयर मिला। याद रखें, 2018 में 15 सीटों के साथ भाजपा के पास केवल 32.97% वोट शेयर था। भाजपा के वोट शेयर में 13.3% की जबरदस्त वृद्धि मतदाताओं के उस मोहभंग के बारे में बहुत कुछ कहती है जो मतदाताओं का पूर्ववृत्ति कांग्रेस सरकार से था। जाहिर है, विफल वादों ने कांग्रेस को विफल कर दिया। 31% आदिवासी आबादी के साथ भाजपा ने सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी गढ़ में 14 सीटें जीतकर आदिवासी सीटें जीत ली। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की विरासत को बहाल करने से लेकर एकल विद्यालय स्थापित करने तक, जहां आदिवासी छात्रों को बड़े पैमाने पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है, द्रौपदी मुर्मू को भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने तक, प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों को पहले की तरह सशक्त बनाया है। छत्तीसगढ़ के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में नामित एक आदिवासी विष्णुदेव साय भी इसकी पुष्टि करते हैं। राजस्थान की बात करें तो राहुल गांधी और उनके सहयोगी भाजपा और कांग्रेस पार्टी के वोट शेयरों के बीच बेहद कम अंतर का जश्न मना रहे हैं, जो अपने चरम पर पाखंड है। 2018 में भी वोट शेयर का अंतर मामूली था। भाजपा 38.08% और कांग्रेस 39.03% थी। या तो बस राजस्थान की राजनीति की प्रकृति है, लेकिन कहानी में पेच यहाँ है। 2023 में कांग्रेस का वोट शेयर मामूली रूप से बढ़कर 39.53% होने के बावजूद पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या नाटकीय रूप से 100 से गिरकर 69 हो गई। दूसरी ओर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। वोट शेयर में 3.61% की बढ़ोतरी के साथ 41.69% हो गया और जीती गई सीटों की संख्या 2018 में
73 से बढ़कर ठोस 115 हो गई। स्पष्ट रूप से वोट शेयर को जीतने योग्य वोटों में बदलने की भाजपा की क्षमता अनुकरणीय है और ग्रैंड ओल्ड पार्टी इसमें विफल रही है। या बार बार उदाहरण के लिए उत्तराखंड 2022 चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट शेयर का अंतर केवल 6.4% था। भाजपा 44.3% और कांग्रेस 30.9%। लेकिन जबकि भाजपा ने 40 सीटों के साथ जीत हासिल की, राहुल गांधी की अक्षम कांग्रेस केवल 19 सीटों पर रह गई। चाहे वह सोशल इंजीनियरिंग हो या जातीय गणित, सुशासन के लाभार्थी मॉडल को पीएम मोदी या भाजपा के संगठनात्मक प्रभाव ने बेहद सफल बनाया। यह एक ऐसी पार्टी है जो न केवल मोदी की अविश्वसनीय लोकप्रियता के कारण बल्कि जमीन पर अपने विनम्र कार्यकर्ताओं के कारण भी अपराजयी बनती है। जो पार्टी का विचारधारा में विश्वास करते हैं इसे बढ़ावा देने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह संयोजन अजय है क्योंकि इसमें दोनों की सर्वश्रेष्ठता, रणनीतिक प्रतिभा के साथ जन जुड़ाव शामिल है। जब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर 40.89% से घटकर 40.45% रह गया, लेकिन सीटों में भारी गिरावट आई। 2018 में 114 की संख्या से पार्टी की संख्या घटकर केवल 69 सीटों पर आ गई। इसके ठीक विपरीत 18 साल तक सत्ता में रहने और कथित सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 2018 में 109 के मुकाबले 163 सीटों के साथ आश्चर्यजनक परिणाम दिया। वोट शेयर में भी 7.6% की ठोस वृद्धि हुई, 43.02% से 48.62% तक। मध्य प्रदेश इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे मोदी जादू ने बार बार सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक सुनामी में बदल दिया है। गुजरात विधानसभा चुनावों में भी यही स्थिति थी, जहां भाजपा का वोट शेयर 156 सीटों के साथ 52.5% तक पहुंच गया था। 27.28% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 15 वर्षों तक भाजपा के सत्ता में रहने के बावजूद शर्मनाक 17 सीटों पर सिमट गई। जहां तक आपकी बात है तो वह गुजरात में सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। चाहे वह कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, आम आदमी पार्टी बिल्कुल खाली बर्तन की तरह शोर मचा रही है। इन सभी राज्यों में उसके 99% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है और उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। अपने बड़े बड़े दावों के बावजूद आपकी पूरे भारत में कोई पहचान नहीं है और यह भ्रष्टाचार का नया प्रतीक बन गई है। अरविंद केजरीवाल एक खत्म हो चुकी ताकत है। उन्होंने धमाके के साथ शुरुआत की लेकिन एक नम्रता के साथ समाप्त हुआ। सिर्फ कांग्रेस या आप ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी सपा जैसे कथित बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ियों को भी भाजपा के सामने मुंह की खानी पड़ी है। सपा 2017 और 2022 में लगातार 2 बार यूपी में विधानसभा चुनाव हार गई। 2022 में अपना वोट शेयर 2017 के 21.82% से बढ़कर 32.06% होने के बावजूद वह उच्च वोट शेयर को जीतने योग्य सीटों में तब्दील करने में विफल रही। इसके ठीक विपरीत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सपा में चले जाने के बावजूद भाजपा ने 255 सीटें जीती, जिससे उसका वोट शेयर 39.67% से बढ़कर 41.29% हो गया, जो एक बार फिर भाजपा की डबल इंजन सरकार की पुष्टि है। मोदी रथ की निर्विवाद ताकत। दरअसल 37 साल में पहली बार यूपी में कोई मौजूदा सरकार पार्टी 2022 में लगातार 2 बार सत्ता में वापस आई और वह पार्टी थी बीजेपी। 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम काफी हद तक भाजपा और उसके शुभंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर ठोस अपील को दर्शाते हैं। स्पष्ट रूप से सत्ता विरोधी लहर भाजपा के शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान और महिलाओं और किसानों के खातों में सीधे धन हस्तांतरित करने के मामले में मोदी सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य ने माहौल को भगवा पार्टी के पक्ष में मोड़ दिया है। हिंदू वोटों पर भाजपा की पकड़ बरकरार है, जिसे अयोध्या में राम मंदिर से मदद मिली है, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में हो गया। काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के विकास से भी बड़े पैमाने पर मदद मिली है। पिछले 9.5 वर्षों में
आए अत्याधुनिक 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन राजमार्गों की बाढ़ ने बुनियादी ढांचे में तेजी ला दी है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2021 में देश में 2 रक्षा गलियारों सहित 1200 से अधिक औद्योगिक समूहों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया। हम अगले 25 वर्षों के लिए नींव रख रहे हैं। गति शक्ति के लॉन्च के दौरान मोदी ने जो कहा था वह दर्शाता है कि वह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाले नेता हैं जो वास्तव में भारत के अमृतकाल पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतदाता इसे स्पष्ट रूप से जानते और समझते हैं। इसके बावजूद कि मोदी के विरोधी इसके विपरीत झूठ फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसकी हिंदू जड़ों के पुनरुत्थान के साथ सामाजिक आर्थिक विकास को मिश्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। मोदी अपने हिंदुत्व को गर्व से पहनते हैं, बिना किसी खेद के, और फिर भी वह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं। 30% से अधिक प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम लाभार्थी हैं। यूपी की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 20% होने के बावजूद यह तथ्य कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार 2 बार प्रचंड जनादेश हासिल किया, धार्मिक विभाजनों के बावजूद मोदी की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। मतदाता सत्ता में आने के पहले दिन से ही सत्ताधारी पार्टी के प्रदर्शन का आकलन करना शुरू कर देते हैं, और जैसा कि पंजाब के फैसले से पता चलता है, चुनाव के पूर्व संध्या पर कांग्रेस की रियायतें पंजाब में विफल रहीं। इसके अलावा अंदरूनी कलह कभी मदद नहीं करती। पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले हुए बदलाव का कोई फायदा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई और अपने वफादारों को अपने साथ मिला लिया, राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में एक तुरुप के पत्ते की कल्पना की थी, लेकिन वह कई लोक भावन घोषणाओं के बावजूद कांग्रेस विरोधी लहर को रोकने में विफल रहे और पंजाब में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से शुरू करने का भावनात्मक मुद्दा उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जहां OPS की बयानबाजी ने हिमाचल में कांग्रेस को जीत दिला दी, वहीं उत्तर प्रदेश में यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। इससे पता चलता है कि भाजपा अपराजयी क्यों है। भगवा पार्टी प्रत्येक राज्य के चुनाव को वृहद और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर सटीकता के साथ देखती है, क्योंकि हर राज्य में मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक ही मुद्दे का इस्तेमाल 2 अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतने के लिए नहीं किया जा सकता, जो कांग्रेस करती है। इसके अलावा जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव से बहुमुश्किल 1 साल पहले मौजूदा मुख्यमंत्री विजय रूपानी और लगभग पूरे मंत्रिमंडल को बदलने के बावजूद भाजपा ने गुजरात में शानदार जीत हासिल की। या कुछ ऐसा है जो केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णायक केंद्रीय नेतृत्व के कारण ही भाजपा हासिल कर सकती है। मोदी जी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ तक कि जब त्रिपुरा में पूर्व सीएम विप्लव देव की जगह मानिक शाह को नियुक्त किया गया था, तब भी भाजपा के भीतर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। या यहाँ तक कि जब असम में सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्वा शर्मा को लाया गया था, तब भी भाजपा के भीतर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जबकि आलसी और अयोग्य राहुल गांधी के कारण अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई को तब तक भड़कने दिया गया जब तक कि यह वापस लौटने की स्थिति में नहीं आ गई। कांग्रेस ने पंजाब में एक प्रयोग किया और असफल रही, क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भ्रम और सुस्ती से ग्रस्त है। नवजोत सिंह सिद्धू पर प्रियंका की निर्भरता और चन्नी पर राहुल की निर्भरता का पंजाब में उल्टा असर हुआ और राज्य इकाई में अंदरूनी कलह बढ़ गई। कांग्रेसियों द्वारा गांधी परिवार से जवाबदेही की मांग शून्य है और यही पार्टी के केवल 3 राज्यों की पार्टी बनकर रह जाने का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी भारत के हिंदी पट्टी में नगण्य उपस्थिति है। 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम उस बात की पुष्टि करते हैं जो पहले से ही सामान्य ज्ञान है।
जहां तक 2024 के लोकसभा चुनावों का सवाल है, भाजपा मजबूती से शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। यह लाभ मुख्य रूप से मोदी की स्थायी रूप से लचीली लोकप्रियता से प्रेरित है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार जो 20 से अधिक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विश्व नेताओं की साप्ताहिक अनुमोदन रेटिंग के ट्रैक करता है, नवंबर 2023 के अंत में सर्वेक्षण में शामिल 78% भारतीयों ने मोदी के कार्य प्रदर्शन को मंजूरी दी। नवीनतम टैली 76% मोदी के पक्ष में है। यहां तक कि जो बिडेन भी केवल 37% अनुमोदन रेटिंग के साथ अंतिम पायदान पर है। 9 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद मोदी की शुद्ध स्वीकृति आश्चर्यजनक रूप से 60% से अधिक है। यह और भी उल्लेखनीय है कि मोदी की स्वीकृति अगस्त 2019 से लगातार बनी हुई है। घरेलू जनमत सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और इसमें भाजपा का दबदबा कायम है। 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद यदि अभी सर्वेक्षण किया जाए तो भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए आसानी से 2019 की अपनी सीटों को पार कर जाएगा, क्योंकि 2019 में भाजपा ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ खो दिया था, जबकि इस बार उसने तीनों में जीत हासिल की है, वह भी प्रचंड बहुमत के साथ। चुनाव मतदाताओं की इच्छा का एक लोकप्रिय प्रदर्शन है। जैसे ही 2024 की राह शुरू हुई, देखने लायक मुद्दे विपक्षी समन्वय की चुनौती, ओबीसी की लड़ाई और कल्याणवाद की दौड़ है। विपक्षी एकता एक मिथक है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह तथ्य है कि सभी शीर्ष गैर कांग्रेसी नेताओं ने कमजोर बहाने बनाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस सपा को 6 सीटें भी देने को तैयार नहीं थी। जहां तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, वह कांग्रेस के साथ सहयोग करने को तैयार है, लेकिन आगामी 2024 के आम चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। मूल रूप से इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं है, जो विपक्षी एकता का मजाक है। मत भूलिए, तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस को 234 में से केवल 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। भले ही गठबंधन के सदस्य बीती बातों को भूल जाने के लिए सहमत हों, गठबंधन अंकगणित स्वचालित रूप से गठबंधन रसायन शास्त्र उत्पन्न नहीं करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें। वहां 2 सबसे प्रमुख क्षेत्रीय दल बहुजन समाज पार्टी बसपा और समाजवादी पार्टी सपा, जो लंबे समय से एक दूसरे से मतभेद में थे, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए एकजुट हो गए। इस महागठबंधन के बावजूद भाजपा गठबंधन के 51% वोट हासिल किए और 80 में से 62 सीटें हासिल की, जबकि बसपा सपा गठबंधन ने 39% वोट शेयर हासिल की, लेकिन सिर्फ 15 सीटें हासिल की। कागज पर विपक्षी गठबंधन के पक्ष में अंकगणित था। 2014 में एसपी और बीएसपी ने संयुक्त रूप से 42% वोट हासिल किया था, जो कि बीजेपी के बराबर ही था, लेकिन 2019 में कागज पर अंकगणित रसायन विज्ञान की कमी का विकल्प नहीं था। जहां तक ओबीसी के मुद्दे की बात है तो बीजेपी उस मोर्चे पर बाजी मार ले जाती। मोदी कैबिनेट के 35%, बीजेपी के 37% विधायक और 40% एमएलसी ओबीसी हैं। मोदी भारत के पहले ओबीसी पीएम हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने ओबीसी के मुद्दे पर कोई दिखावा नहीं किया है। विचार करने योग्य तीसरा कारक अन्य पिछड़ा वर्ग की निष्ठा पर लड़ाई है, जो भारत में सबसे बड़ा एकल मतदाता समूह है, जो संभवतः आबादी का 40% से अधिक है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा के चुनावी परिवर्तन की सफलता का श्रेय काफी हद तक ओबीसी को अपनी ओर आकर्षित करने की पार्टी की क्षमता को जाता है। प्रमुख मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी से और उत्तरी भारत में तथाकथित मंडल पार्टियों से छीन लिया गया, जो इसके लिए लामबंद हुई। पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाने का आधार बिहार में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जैसे 4 हिंदी बेल्ट पार्टियों ने ओबीसी वोटों के बड़े हिस्से को पूरा करने की अपनी क्षमता के कारण लोकप्रियता हासिल की। मोदी के आगमन तक हुआ है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में तुलनात्मक लोकतंत्र के लिए लोक नीति कार्यक्रम द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी वोट का केवल 22% हासिल किया। 2014 में मोदी के तहत भाजपा ने बड़े पैमाने पर बढ़त बनाई।
विशेष रूप से भाजपा ओबीसी समुदाय के निचले पायदान पर स्थित जातियां की चैंपियन बन गई। इन वंचित समूहों, जिन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग या निम्न ओबीसी कहा जाता है, को मंडल लामबंदी द्वारा किए गए वादे का लाभ नहीं मिला, जबकि अधिकांश दृश्यमान लाभ पूर्ववर्ती शासन के तहत मुट्ठी भर प्रमुख जातियों को मिला। भाजपा ने ओबीसी और ईबीसी को लुभाया और हर वादा पूरा किया, जबकि भाजपा ने 30% ओबीसी वोट पर कब्जा कर लिया। 2014 में उसने ईबीसी वोट का 42-43% हासिल किया। 2019 में उसने दोनों समूहों के बीच अपना लाभ बढ़ाया, ओबीसी वोट का 41% और ईबीसी का 48% वोट हासिल किया। कांग्रेस और एक समय प्रभुत्व रखने वाले क्षेत्रीय पार्टियों को मिलने वाले पिछड़े वोटों की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आई। भाजपा की शानदार सोशल इंजीनियरिंग के पीछे जाहिर तौर पर मोदी शाह की जोड़ी है। कल्याण प्रोत्साहन की बात करें तो यह मोदी सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाने से प्रेरित है, जिसने लीक से हटकर बिचौलियों को खत्म करते हुए सरकारी लाभों को सीधे घरेलू बैंकों में पहुंचा दिया। पिछले 9 वर्षों में डीबीटी के माध्यम से लक्षित लाभार्थी को 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में सभी प्रकार की पार्टियों ने सत्ता में आने पर तबादलों के भव्य वादे किए। तेलंगाना में मतदाताओं को लुभाने के लिए बीआरएस ने कम आय वाले और मुस्लिम दुल्हनों के परिवार को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। राजस्थान में कांग्रेस ने परिवार के प्रत्येक महिला मुखिया को 10,000 रुपये देने का वादा किया, जिसमें महिलाओं को स्मार्टफोन और मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना शामिल है। कांग्रेस ने मतदाताओं को कैसे मूर्ख बनाया, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण कर्नाटक है, जहां बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल देने का वादा करने के बाद अक्षम कर्नाटक सरकार इसे पूरा करने में विफल रही और फिर अपने वादे को पूरा न करने के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराने की हिम्मत की। विपक्ष ने पिछड़ने से बचने के लिए मुफ्त का वादा करते हुए सोचा कि उसने पीएम मोदी के लाभार्थी मॉडल को कुंद करने की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन यही पेच है और समस्या बस यह है, जबकि मोदी का विकास केंद्रित मॉडल केवल वादों के बारे में नहीं बल्कि उन वादों को अंतिम मील तक पूरा करने के बारे में है। विपक्ष के वादे बस खोखले रह गए हैं। उदाहरण के लिए बीआरएस की रायथू वंदू योजना किसानों की स्थिति में सुधार करने में विफल रही, जैसे कि वादा किया गया था। इसी तरह राजस्थान में सबसे लंबे समय तक गहलोत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने से इनकार कर दिया। भले ही मोदी सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया, राजस्थान में बार बार खुदरा मुद्रास्फीति 9% पर देखी गई, साथ ही कई महीनों तक अखिल भारत संख्या से कहीं अधिक। इसलिए जनता विधानसभा चुनावों से पहले गहलोत और कांग्रेस द्वारा किए गए खोखले वादों से मूर्ख नहीं बनी और ग्रैंड ओल्ड पार्टी को चुनाव में अपमानजनक हार सौंपी। एक अंतिम कारक जो 2024 के चुनाव को संचालित करेगा, उसे रेखांकित करना कठिन नहीं है: दुनिया में भारत की उभरती भूमिका। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियों, कुलीन वर्ग बनाम जनता के बीच की अदृश्य बाधा को तोड़ दिया है। एक पूर्ण जीवित भारतीय गौरव है जो उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने से आता है जो पिछले साल यूके को पीछे छोड़कर नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। मोदी को धन्यवाद। भारत का G20 नेतृत्व एक शानदार सफलता थी, जिसने भारत को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया। कोविड महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष और हाल ही में इजरायल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच पूर्ण युद्ध जैसी ब्लैक स्वान घटनाओं के बावजूद भारत लगातार 3 वर्षों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो आसानी से इनकार कर देता है। गति कम करो। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2012 में भारत की जीडीपी 9.1% की भारी दर से बढ़ी, जबकि दुनिया की केवल 5.2% की दर से बढ़ी। फिर वित्त वर्ष 2013 में भारत की जीडीपी में 7.2% की ठोस वृद्धि हुई, जब दुनिया केवल 3.1% की वृद्धि के साथ संघर्ष कर रही थी। वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में फिर से 7.7% की जोरदार वृद्धि हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पूरे साल की वैश्विक वृद्धि का अनुमान केवल 2.9
प्रतिशत है। मानव संकेत पर 17 दिसंबर 2023 को हीरे के निर्माण और व्यापार में लगे विभिन्न हितधारकों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े हीरा बाजार सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया, जो कि रत्न और आभूषण उद्योग से संबंधित व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गुजरात के सूरत में स्थित 45,000 हीरा व्यापारिक कार्यालयों वाला सूरत डायमंड बोर्स 35.54 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 67 लाख वर्ग फुट की विशाल उपलब्धता है, जिसमें प्रत्येक 15 मंजिल के 9 टावर हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर भी है। पेंटागन का भव्य विचारों की कल्पना करना और उन्हें समान सहजता और कुशलता से क्रियान्वित करना मोदी की यूएसपी है। यही बात मोदी को उनके पूर्ववर्तियों से अलग करती है, जिनके पास न तो बड़े सपने देखने की क्षमता थी और न ही बड़े विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता थी। निश्चित रूप से भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत मायने रखेगी जब मतदाता 2024 में चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कहने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय हैं और मोदीवाद आज समावेशिता और समानता के लिए खड़ा है। दो धारक जो इसे बनाते हैं, ब्रांड मोदी अजय हैं, जो अक्सर उनके सबसे कटु विरोधियों को भी प्रिय बना देता है। इसलिए सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स खुला है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।